नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और द नागरिक में आपका स्वागत है। राहुल गांधी बिहार में यात्रा पर है और भारी जन समर्थन उनको मिल रहा है। कल भी हमने दिखाया था, आज भी हम थोड़ा सा दिखाएंगे पार्ट वो जो बोल रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो चुनाव आयोग ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बात की, पूरे देश में उस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो कहा है वह संवैधानिक है। उससे उससे खतरनाक इरादों को पता चलता है और ये पता चलता है कि चुनाव आयोग के पीछे मोदी है, आरएसएस है और वो चाहते हैं कि देश से लोकतंत्र खत्म हो जाए। और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए सीधे सीधे तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर उसका ढांचा रहे और हर तरफ तानाशाही लागू हो जाए, इसके तमाम प्रयास कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर में जब हो रहा था तब लोग सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर को ठीक किया जा रहा है, मुसलमानों को ठीक किया जा रहा है, लेकिन अब पूरे देश को ठीक किया जाने लगा है। बिहार भी उसमें है। बिहार में लोगों को चिंता है, चूंकि बिहार में हमेशा लोकतंत्र की बात होती रही और जिस प्राचीन काल की बात करते हैं आरएसएस के लोग, मोदी जी खुद भारत जनतंत्र की जननी है। वो जननी कौन है? वो बिहार है। बिहार दो वजह से जननी है। एक तो लिच्छवी गणराज्य, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का पहला लोकतंत्र लिच्छवी गणराज्य में था। लिच्छवी गणराज्य आज वैशाली को कहते हैं, वहां उसके अवशेष भी हैं। दूसरा, ये बिहार जो है बेसिकली विहार है, बुद्ध विहार। और बुद्ध जो है, बुद्धिज्म जो है, वो लोकतंत्रवादी है। वो शासन करना नहीं जानते, वो शासन करने के लिए कहते नहीं, वो पिछलग्गू बनने के लिए नहीं बोलते बुद्ध, न किसी को भक्त बनाते हैं बुद्ध। बुद्ध कहते हैं अपना मार्ग स्वयं ढूंढो और उस मार्ग पर चलो। जब तक तुम्हें सत्य न लगे कोई मार्ग, तब तक उस पर चलो नहीं, पहले उसको गुनो फिर चलो। तो बिहार जो है, हर बार अगर बहुत पीछे न जाए, बुद्ध के जमाने में न जाए, अंग्रेजों के समय की अगर बात करें तो चंपारण याद आता है। चंपारण में किसानों की लड़ाई, गांधी वहां गए थे राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, निवेदन पर। गांधी वहां अपनी मर्जी से नहीं गए थे, राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था कि आप प्लीज आए और यहाँ किसानों के दर्द को देखें, समझे। गांधी वहां गए, नील की खेती करने वाले किसानों से मिले और उनको लगा कि ये बहुत गड़बड़ है। और फिर वो पूरी कहानी है और किस तरह से फिर उसके बाद गांधी को एक नई दृष्टि मिलती है और गांधी ने आम आदमी को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। तो बिहार की बड़ी भूमिका है स्वतंत्रता संग्राम में। 1857 की भी बात करें तो बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम वहां खूब लिया जाता है। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दा। और बाबू कुंवर सिंह जो 80 साल के थे, उन्होंने आजाद, अपनी उनके जो आजाद भारत तो नहीं कह सकते, लेकिन आजाद मिट्टी पर, आजाद जमीन पर अपने प्राण त्यागे थे। अंग्रेजों से आजाद करा दिया था। फिर गांधी जब आते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ढेर सारे लोग, करो या मरो का नारा। और फिर वहां जब पटना जाएंगे आप तो आपको दिखेंगे सप्तमूर्ति कहते हैं। सप्तमूर्ति वो वाले नहीं जो सप्त ऋषि हैं। सप्तमूर्ति ये जो है, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए खुद को बलिदान किया, तिरंगा फहराने के लिए लगातार अंग्रेज गोली चलाते रहे और तिरंगा झुकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया, थामते चले। उनकी मूर्ति वहां लगी हुई है। फिर याद कीजिए कि इंदिरा गांधी जी का जो इमरजेंसी कहा जाता है, जिसको नरेंद्र मोदी खूब याद करते हैं, काला दिवस के तौर पे अपनाते हैं, मनाते हैं। इमरजेंसी के खिलाफ भी बिहार से ही आंदोलन चला था। जेपी जयप्रकाश नारायण, ऐतिहासिक गांधी मैदान और वो ऐतिहासिक भाषण, रैली। और वहां से इंदिरा गांधी जी को जो है चुनौती दी गई, गंभीर चुनौती। विपक्ष नहीं था उस समय, लेकिन विपक्ष को उन्होंने, जेपी ने इकट्ठा किया था। फिर उसके बाद देखिए कि इमरजेंसी के बाद फिर जब
वीपी सिंह की सरकार बनी और वीपी सिंह ने लागू किया आरक्षण पिछड़ों के लिए। तो उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी के जो गुरु थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो रथ लेकर के निकल पड़े सोमनाथ से अयोध्या तक, और वो बिहार घूमने चले गए। सोमनाथ से अयोध्या आना है तो बिहार जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बिहार गए। कहा जाता है कि उस समय कहा गया कि ये दंगा कराने निकले, कई जगह दंगे हुए भी, और फाइनली जो है उनको बिहार में ही रोका गया। लालू प्रसाद यादव ने रोका और देश की राजनीति बदली। फिर उसके बाद जब अब नरेंद्र मोदी जी ने जो दिखाया है अपना जलवा, लोकतंत्र को जिस तरह से तबाह बर्बाद करने के लिए एजेंडा बनाया, जिस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लागू की थी वो इमरजेंसी घोषित इमरजेंसी थी और संविधान सम्मत थी, संविधान के प्रावधान के अनुकूल इमरजेंसी थी। मोदी जी की इमरजेंसी संविधान वर्णित कहीं नहीं है और इमरजेंसी घोषित नहीं है, लेकिन जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का अपहरण किया हुआ है, संवैधानिक संस्थाएं जो संविधान के प्रति जवाबदेह है, संविधान यानी नागरिकों के प्रति जवाबदेह है, वो तमाम संस्थाओं में जो लोग बैठे हैं वो मोदी जी के प्रति जवाबदेह है। और ऐसा लग रहा है कि सब लोकतंत्र के खिलाफ खड़े हैं और चाहते हैं मनुस्मृति लागू हो, तानाशाही लागू हो। चुनाव आयोग उसमें से बड़ा है, सबसे बड़ा है। चुनाव आयोग, बहुत बड़ी भूमिका दी गई है चुनाव आयोग की, हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका ये है कि निष्पक्ष चुनाव हो देश में, चूंकि लोकतंत्र है तो लोग इस तंत्र को, अपनी सरकार लोग चुने, नागरिक चुने, और जो सरकार बने वो नागरिकों के लिए काम करे, यही है। लेकिन जब चुनाव ही सही नहीं होगा, सही प्रतिनिधि ही नहीं चुने जाएंगे, तो जाहिर है सरकार सही काम नहीं करेगी, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होगी, फिर वो पूंजीपतियों के प्रति जवाबदेह होगी, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार बने। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि पूंजीपति सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए सब सरकार लगी हुई है। कल हमारे कई साथी इस पर चर्चा कर रहे थे कि जो असम हाई कोर्ट है, असम हाई कोर्ट के जज के सामने जब लाया गया विषय कि 3000 बीघा जमीन की जब बात की गई तो चौंक गए गुवाहाटी में जस्टिस साहब की 3000 बीघा जमीन दी जा रही है, और किसको दी जा रही है? अडानी को दी, और ये कहां से खाली कराएंगे? उस जमीन पे लोग रह रहे थे, और उस जमीन को खाली कराने के लिए, जो धुबरी जिला में है ये जगह असम के, वहां इस जमीन को खाली कराने के लिए 1,500 से 2,000 परिवारों को उजाड़ दिया गया, जो सालों से वहां बसे हुए थे, और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। जिनके घर तोड़े जा रहे थे वो अपने घर के लिए लड़ रहे थे, उनको पीटा भी गया। और ज्यादातर जो लोग हैं उसमें मुस्लिम समाज के लोग, और पूरे देश में और असम उसका अग्रणी बना हुआ है फिलहाल, क्योंकि वहां हेमंता विश्व शर्मा मुख्यमंत्री है। हेमंता विश्व शर्मा मोदी जी से आगे जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि मोदी जी के बाद वही प्रधानमंत्री बनाया जाए। प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो हो सकता है गृह मंत्री बना दिया जाए, रक्षा मंत्री बना दिया जाए, राष्ट्रपति बना दिया जाए, ऐसा उनको लग रहा है। इसलिए मोदी जी अमित शाह जी से भी आगे जाकर के वो बयानबाजी करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमानों के खिलाफ तो जो करते हैं वो करते हैं, मोदी जी के लिए रास्ता साफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। मोदी जी यानी अडानी जी, और अडानी जी वहां पे जो है थर्मल पावर लगाने जा रहे हैं, और थर्मल पावर के लिए कई गांवों को का अधिग्रहण किया जा रहा है, उनके खेत जबरन छीने जा रहे हैं, घर छीने जा रहे हैं, खेत छीने जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया गया है। और ये मामला कोर्ट पहुंच गया, और कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही थी, जहां पे जज साहब चौंक गए
अब देखिए, हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि ये जो लोग रह रहे हैं वो सब अवैध बांग्लादेशी हैं। अवैध बांग्लादेशी बस्तियों को हमने हटाने का काम किया है। बांग्लादेशी कौन है या नहीं है, ये हेमंता विश्व शर्मा तय करेगी। ये काम जो है गृह मंत्रालय के पास है, और गृह मंत्रालय तब करेगा जब इन तमाम के खिलाफ आरोप लगाएं और साबित करना होगा कि ये बांग्लादेशी है मुख्यमंत्री को। लेकिन वो मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है, गृह मंत्रालय में शिकायत नहीं कर रहा है, बयानबाजी कर रहे हैं। वो अखबारों में बयान दे रहे हैं, चैनलों को बयान दे रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी हैं, आपको पता है तो गृह मंत्रालय को लेटर भेजिए कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। उस पर मुकदमा चलेगा, बांग्लादेशी होंगे तो उनको निकाला जाएगा। यही प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत लाइए उनको, लेकिन नहीं लाएंगे। अब इसमें कह रहे हैं कि 350 बांग्लादेशियों को हटाने से दिक्कत है। वहां 2000 के करीब परिवारों को निकाला गया, उसमें से ये 350 बांग्लादेशी का है। तो 350 बांग्लादेशियों के लिए आजकल हलफनामा का बड़ा दौर चल रहा है, हलफनामा बहुत चर्चा में है। तो हेमंता विश्व शर्मा को हलफनामा देना चाहिए कि ये 350 जिनको मैं चिन्हित कर रहा हूँ ये बांग्लादेशी हैं, और अदालत में हम इनको साबित करेंगे। नहीं करेंगे क्योंकि बयानबाजी करना है। और उसके बाद जो है AIUDF के जो विधायक हैं शमसुल हुदा, उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना है और ये विकास के नाम पर एक खास समुदाय को निशाना बनाने की साजिश है। गुवाहाटी हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद सरकार ने उनका पालन नहीं किया। ड्रोन सर्वे भी हुआ था, लेकिन जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज हैं उन्हें भी हटा दिया गया। हुडा ने कहा कि 50,000 का मुआवजा केवल कुछ परिवारों को मिला, बाकी बिना किसी सहारे के सड़क पर। आसाम में जो हो रहा है वो दिल्ली में देख लीजिए। अभी एक और मैं देख रहा था कहीं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात थी कि पहले कॉलोनी को जो है वो बना लीगल था, खरीद बिक्री हुई, घर बना लिए लोगों ने। उसके बाद जो है बुलडोजर लेकर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहुंच गया कि ये इलीगल है, इसको तोड़ा जाएगा। दिल्ली में ढेर सारे घर तोड़े गए, तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि सब रास्ता साफ करना है उद्योगपतियों के लिए। ये जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन नहीं, धर्म के नाम पर गुमराह किए लोगों का शासन है। ये धर्म के नाम पर गुमराह किया। और अब जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अब केवल राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, अब तो CSDS के जो चीफ है संजय कुमार, उन्होंने भी कहा। उन्होंने बाकायदा 2 विधानसभा क्षेत्रों के वोटिंग बताया वो, कि इतने वोट जो हैं वो बढ़ गए, और मामूली वोट नहीं बढ़े, वो वोट बढ़े, लगभग समझ लीजिए कि 45-48% वोट बढ़ गए। और ये 45-48% वोट कैसे बढ़ गए? राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस तरह से बढ़े होंगे, जाहिर। और अब रीवा के एक सांसद ने भी कहा कि जो है किस तरीके से 1,500 के करीब, 1,000 के करीब लोग जो है एक ही घर में रह रहे हैं, और इसका कोई जवाब नहीं। कई लोग कह रहे हैं, अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास इसका कोई जवाब नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ा आत्मगौरव से भरे चुनाव कमिश्नर का, जो इलेक्शन चीफ, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जीरो मकान वाला जो है वो फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं उनका है, जबकि सच ये है कि ढेर सारे लोगों के मकान नंबर जीरो है। जो जिनका अपना घर है वो, उनका भी जीरो मकान नंबर है। और मकान नंबर तो छोड़ दीजिए, वो जो उनके पिता का नाम है ADEF, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये जो चुनाव आयोग जिस तरीके से डिफेंड कर रहा है और राहुल गांधी पे आरोप लगा रहा है, वो आरोप बड़े ही निराशाजनक है और लोकतंत्र के खिलाफ है, आपराधिक है। जो हलफनामा की मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग के कमिश्नर, एक तो हलफनामा का कोई मतलब नहीं, आप आरोप की जांच कीजिए, गलत है तो उसके बाद बोलिए कुछ, फिर आगे कार्रवाई क्या होगी देखा जाएगा, मुकदमा कीजिए आप। लेकिन ये जो आरोप हैं वो 18,000, कल तो बाकायदा जो है वो एफिडेविट जिसको कहते हैं, हलफनामा या कहिए शपथ पत्र, 18,000 शपथ पत्र समाजवादी पार्टी के लोगों ने जमा किए थे सुप्रीम ये चुनाव आयोग के पास। उसके बारे में डिटेल कल भी हमने दिखाया था कि राजगोपाल यादव जो है वो बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा संसद में उसको उस हलफनामे को लेकर के प्रदर्शन हुआ।
लेकिन चुनाव आयोग के पास कान गायब हो गया, कान नहीं है चुनाव आयोग के पास। वो कान रख दिया है गिरवी, या कहिए कि वो लेके चले गए हैं मोदी और शाह। जो मोदी और शाह कहते हैं वही दिखता है उसको। आप में से कुछ पूछ सकते हैं कि मोदी शाह कैसे कह रहे हैं, भाई चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है। अगर निष्पक्ष होता तो वो आरोप की जांच करते हैं, आरोप के बदले में प्रति आरोप नहीं लगाते। और जो एसआईआर किया है वो ढेर सारी गड़बड़ियां हैं, और उसका इंटेंशन जो है वो क्लियर है कि वो बीजेपी के नैरेटिव को खड़ा करने के लिए किया गया है। बांग्लादेशी, अब तक कोई बांग्लादेशी नहीं मिला। हिंदू के पत्रकार ने पूछा, उसका जवाब दिया। अब जब जांच होगी 30 सितंबर को जो प्रकाशित होगा उसके बाद बताया जाएगा। कैसे बताएंगे वो हम देखेंगे, हम लोग बात करेंगे उस पर। क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा है कि आप भाग नहीं पाओगे, भारत का कानून आपको पकड़ लाएगा। हालांकि कई लोग भाग गए देश से पैसा लूट करके, गुंडाई करके, कहाँ पकड़ के ला पाए। मोदी जी बोले थे कि हम दाऊद को पकड़ लाएंगे, दाऊद आया नहीं अब तक। हमारे एक साथी बता रहे थे, पत्रकार हैं, कि दाऊद कई बार आए आए और गए। वो कांग्रेस के जमाने में भी दाऊद आते थे और चले जाते थे, पता नहीं चलती थी सरकार को। मंत्री जी को पता रहता था, लेकिन पुलिस को पता नहीं होता था, गिरफ्तार करने वाले को। पुलिस को ही पता होता था, लेकिन आधिकारिक तौर पे पता नहीं होता, जिसे हलफनामा मांग रहे हैं अभी। और देखिए और भी लोग गए हुए हैं, मोदी गए हुए हैं, मालिया गए हुए हैं, सब गए हुए हैं वहाँ। लंदन में नाच गा रहे हैं। लंदन जाते हैं प्रधानमंत्री, वहां डील करते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात उनकी नहीं होती। चर्चा भी नहीं करते कि भाई हमारे अपराधी आपके यहाँ भाग के आए हैं, कुछ कीजिए यार, अपराध करके यहाँ आए हैं, आपके यहाँ भी कुछ करेंगे गड़बड़ नहीं। तो जो चुनाव आयोग कह रहा है, और वो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। सारे, अगर तानाशाही तरीके से सब हर चीज होगी, हर चीज नरेंद्र मोदी के नजरिए से होगी, तो ये देश कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा। और बहुत सारे लोग, देश के नागरिक, उनको लग रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की क्या, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, नए हिंदू राष्ट्र में, इसका कोई खाका नहीं है। लेकिन आरएसएस के पास का कोई खाका नहीं। ये भी नहीं है कि सारे मुसलमानों के यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये भी नहीं है कि मुसलमान दो दर्जे के नागरिक होंगे। ये भी नहीं बोलते हैं, अब तक किसी आरएसएस के नेता ने नहीं कहा। छुटभैया बोलते रहते हैं कि मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, लेकिन 20-25 करोड़ मुसलमान को कहाँ भगाओगे। नया देश बना के देना पड़ेगा। अगर ऐसा संभव है तो एक एक टुकड़ा और कर दो, दो टुकड़ा कर ही चुके हो। आरोप लगाओ भले कांग्रेस पे, लेकिन टुकड़ा कौन किया आपको पता है। तो जो है 25 करोड़ मुसलमानों से अगर मुक्ति चाहिए तो एक और देश बनाना पड़ेगा, और उस जगह पे फिर करना पड़ेगा कि सारे मुसलमान वहां चले जाएंगे, अब इधर कोई मुसलमान नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ लड़ाई खत्म भी नहीं हो जाती। मुसलमान चले जाएंगे, फिर सिखों का क्या करेंगे। उनके लिए भी एक अलग देश बना के देंगे, खालिस्तान वो तो मांग ही रहे हैं, तो उनके लिए भी एक देश बना के देंगे। चलिए उनको भी दे दीजिए, उनका भी, कि भैया ये लो तुम खालिस्तान में रहना। अब जो बच गए हैं, ईसाई हैं, कुछ और लोग हैं, उनका क्या करोगे, उनका भी एक देश बना के दो। उसके बाद फिर बचेगा हिंदू राष्ट्र। लेकिन हिंदू राष्ट्र में ढेर सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं। आदिवासी बहुत लोग बोलने लगे हैं कि हम हिंदू नहीं आदिवासी हैं, जिनको ये बनवासी कहते हैं। फिर दलित कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं, हमें हिंदू मान, हम तो बुद्धिस्ट, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तो उनको भी एक देश दोगे। फिर जो बच जाएंगे, जो कांवड़ यात्रा में चल रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद किए चल रहे हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम जो है सुखी हो जाएंगे। जो मस्जिद के बाहर नाच रहे हैं, जो नौकरियों के लिए दौड़ रहे हैं, मस्जिद के बाहर नाचते हैं, नौकरी मांगते हैं भगवान से, और वोट देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन उस हिंदू राष्ट्र में दलितों पिछड़ों के लिए क्या जगह होगी, ये भी तय नहीं। जो व्यवहार में दिख रहा है, यादव मुसलमान उत्तर प्रदेश में घोषित दुश्मन है। संसद विधानसभा में बोल देते हैं मुख्यमंत्री, सर्कुलर जारी हो जाता है कि मुसलमान और यादव जो कब्जा किए हुए जमीन उनको छुड़ाया जाए। सबने कब्जा किया हुआ, जिसको जहां मिल रहा है कब्जा कर रहा है। मुंबई जाइए, देखिए पूरा कब्जा है, जिसको पूरा फुटपाथ कब्जा है, आधी सड़क कब्जा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो सड़कों पर लगी है, महीना में एक आध दिन निकलती है, नहीं निकलती।
ढेर सारी गाड़ियां सड़कों पे ही पार्क, आदमी के चलने के लिए जगह नहीं है, फुटपाथ पे कब्जा है। जिनका जिनकी दुकान है वो आगे अपना बढ़ा लिया उन्होंने, सामान बाहर निकाल के रखते हैं, उसके आगे ठेला लगा हुआ है, उसके आगे गाड़ी लगी हुई है, दुकान भी वहीं चल रही है। ये हालत है, मुंबई की हालत है, दिल्ली की भी हालत है। तो ये जो चल रहा है हिंदू राष्ट्र, इस हिंदू राष्ट्र में दलितों और पिछड़ों के लिए क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी वाले कहते हैं कि देखिए हमने पिछड़ों को ये मंत्री बना दिया, दलितों को इधर मंत्री बना दिया। तो जिनको बनाया उनको उनके सहारे बाकी दलितों को बेवकूफ बना रहा है। ढेर सारे पासवान लोगों का वोट कट गया वहां, राम और मांझी का भी वोट कट गया है बिहार में। हमने अपने गांव का भी दिखाया, ज्यादातर जो वोट कटे हैं वो दलितों के वोट हैं और अति पिछड़ों के वोट। न मांझी उनके लिए कुछ बोल रहे हैं, न नीतीश कुमार उनके लिए कुछ बोल रहे हैं, न बोल रहे हैं रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान के चचा, उनके भतीजा, उनके भाई, उनके दामाद, उनके बहनोई, उन सब के लिए तो मंत्री पद है, उन सब के लिए लोकसभा का टिकट है, विधानसभा का टिकट है, लेकिन बाकी पासवानों के लिए क्या है? बिहारी फर्स्ट बोलने से तो बिहार फर्स्ट हो नहीं जाएगा। वो आठवले जी बोल रहे थे गो कोरोना गो, उससे गया कोरोना क्या? 50 लाख से ज्यादा लोग मरे कोरोना में। अभी भी कहा जा रहा है कि जो अचानक चलते चलते गिर जाते हैं, बात करते करते गिर जाते हैं, नाचते नाचते गिर जाते हैं, स्कूल के बच्चे स्कूल के गेट पे गिर जाते हैं और मृत्यु हो जाती है, बताया जाता है वो भी कोरोना इफेक्ट है। लेकिन इसकी चिंता नहीं, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो हिंदू राष्ट्र जिसमें जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था होगी, मनुस्मृति लागू होगा। मनुस्मृति में क्या है? वो महिलाएं भी जो डेली पूजा अर्चना को सबसे महत्वपूर्ण समझती है, महिलाओं के क्या अधिकार है मनुस्मृति में, उसमें वर्णित है। किसी दिन मनुस्मृति पे हम लोग चर्चा करेंगे, किसी प्रकांड को बुलाएंगे, बात करेंगे उस पर। मनुस्मृति में चर्चा है महिलाओं के लिए कि महिलाएं जो है जब जन्म के बाद जो है वो पुत्री हैं तो वो पिता के अधीन रहेंगी, जब उनका विवाह हो जाएगा तो वो जो है पति के अधीन हो जाएंगी, जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तो बेटे के अधीन हो जाएंगी। यही महिलाओं के लिए है। अब कहेंगे कि नहीं, आरएसएस में देखिए महिलाएं, आरएसएस वाले महिलाओं को बढ़ा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि उनको अध्यक्ष बना दीजिए। अध्यक्ष बनाने से क्या होगा भाई? एक महिला को अध्यक्ष बना दिया, उसके सहारे वो जो कहते हैं ना कि चारा जो है उसी को फेंका जाता है, जिसकी शिकार करना है उसी को चारा बना के फेंक देता है। तो यही हो रहा है। तो ये जो चिंता है वो बड़ी गहरी चिंता है और लोकतंत्र पे सबसे गहरा खतरा है। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार इस लोकतंत्र को बचाएगा, नरेंद्र मोदी के इस अभियान को रोकेगा? अभी जो वहां राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है, भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन उससे यह नहीं कहा जा सकता कि वो सत्ता बदल जाएगी, देश में सत्ता बदल जाएगी, बिहार में सत्ता बदल जाएगी। हालांकि बिहार में स्थिति इस बार थोड़ी अलग है, और अलग ये है कि नीतीश कुमार बहुत एक्टिव नहीं है। हालांकि एक मेरे साथी कह रहे थे कि एक्टिव नहीं है, लेकिन जिस तरह की वो घोषणाएं की है, जिस तरह की योजनाएं दी हैं, जिस तरह से पैसे और बटे हैं कि इनके दुगने हो गए पेंशन, उनके दुगने हो गए पेंशन, ये राशि दुगनी हो गई, वो राशि तिगनी हो गई, और सारी घोषणाएं हो गई, उससे लोगों का मिजाज जो है वो नीतीश कुमार की तरफ। ये भी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को अगर बहुमत अभी मतलब ज्यादा सीटें मिल भी जाती हैं तो नीतीश कुमार तो अब चीफ मिनिस्टर बनने से रहे, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? और अगर बीजेपी के लोग चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर क्या होगा वो बिहार के लोग जानते हैं, सजग है। ये भी भय पैदा किया जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और वामपंथी मिलकर के सरकार बनाएंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और फिर यादव राज आ जाएगा, यादव मुस्लिम राज आ जाएगा। और यादव मुस्लिम राज का मतलब लालू राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि हम भाई अलग हैं, और वो जंगल राज नहीं था, वो बदनाम किया गया था। जब पिछड़ों को जब अधिकार दिया गया तो लोगों ने जंगल राज कहना शुरू किया। दलितों को अधिकार मिला तो जंगल राज करना शुरू किया और बदनाम किया गया लालू के राज को। हालांकि अपहरण की घटनाएं बहुत हुई, कई घटनाओं में चीजें हुई। अभी एक साधु यादव के जो भाई हैं, लालू जी के एक और साले हैं, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है।
कुछ सच्चाई भी है, गलत भी नहीं है। लेकिन जो लालू जी के रिजीम में हुआ, राबड़ी जी के रिजीम में हुआ, वही तेजस्वी के रिजीम में होगा, ये कहना सही नहीं। और बिहार में अभी हालांकि मैं एक देख रहा था कि आ रहा था प्रशांत किशोर जी का बयान कि हमारे अगर 5-10 विधायक बनते हैं तो हम उनको छूट देते हैं कि आपको जहां जिस पार्टी को सपोर्ट करना है करो। ये क्या है, एक तो खुद मान रहे हैं कि 5 या 10 सीटें हमको मिलेगी, उनके भक्त कह रहे हैं, उनके भी भक्त गहरे भक्त मानने को तैयार नहीं है कि अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेगा। तो वो भक्त जो है कह रहे हैं कि जनसुराज की सरकार बनेगी, वो खुद ही कह रहे हैं 5 से 10 सीटें हमको मिलेंगी। तो ये भी एक खेल है। और एक बड़ा खेल ये है कि ये जो मतदाता सूची बनेगी, तैयार होगी, वो मतदाता सूची कैसी होगी, और जिन लोगों के नाम वापस शामिल करने के लिए जो है फॉर्म 6 भर के देंगे, जो पहले से थे उनका नाम कट गया और फॉर्म 6 भरना होगा, उनके लिए क्या है, उनका क्या होगा। और एक खास ये है कि बिहार में कोई बात जो आती है ना, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता उसको जमीन तक पहुंच जाने में। उसकी वजह है बिहार के हर गांव का कोई कई परिवार, समझिए कम से कम 20% परिवार आस पास पड़ोस के शहरों में रहता है, और हर तरफ शहर है तो लोग जाते आते रहते हैं, लड़के तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो हर बात पहुंच जाती है, बड़ी आसानी से पहुंच जाती है, ये सारी चीजें होती है। और तो उम्मीद की जा रही है कि बिहार में परिवर्तन होगा। और ये जो SIR हुआ है, ये कल शाम में भी मैंने कहा था और अभी फिर से बोल देता हूँ कि ये अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी मारना है, पांव पे नहीं, अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी मार रहा है बीजेपी में। स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है, और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। और ये जो सवाल है ना, हमने सवाल जो लिखा है कि क्या बिहार चुनाव मोदी के इरादों पर रोक लगाएगा, ये जब तक चुनाव खत्म नहीं होता, परिणाम नहीं आते, तब तक लगेगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।